Learning objectives of today's lecture include in detail discussion of conduction system of heart. You should be able to draw the action potential of SA node. कि SA node का action potential different होता है. Ventricular muscle का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर के अंदर, वो शायद वेकेशन से पहले थे, इसमें आपको पता था वेंट्रिकल मसल कैसे एक्शन पोटेंशियल होता है, कितना उसका वैल्यूज होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं. SA नोड का आज हम, ये हमारे दो मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो ये आप लोग मेरी हेल्प करोगे, आप लोग मुझे लिखवाओगे कंडक्शन पाथवे ऑफ द हार्ट में स्टोरी कहाँ से शुरू करनी है, व्हिच इज द फर्स्ट वन. यस, द साइनो एट्रियल नोड. अच्छा, ये SA नोड ना इतना फेमस नेम है और इतना फ्रीक्वेंटली बोला जाता है कि SA ही लिखते हो आप, लेकिन काइंडली जब आपने लिखना है या बोलना है या बताना है तो साइनो एट्रियल नोड पूरा बोलना है, इसको कंप्लीट पूरा लिखना है. SA नोड मत करना, इसको पूरा साइनो एट्रियल लिखना. लेकिन जाहिर है ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो मैंने आपको इसका बता दिया. तो SA नोड, साइनो एट्रियल नोड इज द फर्स्ट वन फ्रॉम वेयर दिस कंडक्शन सिस्टम बिगिंस. व्हाट कम्स नेक्स्ट? इंटरनोडल पाथवेज, ये नेक्स्ट आता है. ओके, व्हाट कम्स नेक्स्ट? अब जो आप पहले भी कहना चाह रहे थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और इसको क्या कहते हैं एब्रिविएशन में? AB नोड. AB नोड से आगे जी एक सिंगल निकलता है, इसको क्या कहते हैं? बंडल ऑफ S. आफ्टर बंडल ऑफ S इट इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस. यस, चलो इसको हम एरो वाइज ऐसे कर देते हैं. अगर मैं ऐसे आपको फेस कर रहा हूं जस्ट लाइक दिस, सो राइट बंडल ब्रांच, और यहां पे लेफ्ट बंडल ब्रांच. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दी Purkinje fiber. ये तो मेरे ख्याल में पहले भी आता था, कोई ज्यादा नई चीज तो नहीं थी. कुछ टेक्निकल बातें जो इसमें भी डिस्कस करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने देखनी. पहले मैं इनको डिस्कस करता हूं कि एट्रिया और वेंट्रिकल की तरह बात कहां एट्रिया तक रहती है, कहां वेंट्रिकल में एंटर हो जाती है. तो अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करवानी हो तो वो कौन सी होगी? जो एट्रिया है और उसके बाद वेंट्रिकल है, वो लाइन कहां पे ड्रॉ करूंगा? दिस इज द लाइन. टिल AV node the wave is still with atrius, and after AV node the wave of conduction enters the ventricles. तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे ऐसे ये मैं लेबल करूं तो ये atrius, both right and left, both, और यहाँ से आगे मैं अगर लेबल करूं तो ये क्या बन जाएंगे? ventricles, again both. आपको याद है मैंने कंडक्शन पाथवे में जब हार्ट की डायग्राम बनाई थी तो उसमें आपको एक क्या लॉजिकल चीज समझाई थी कि जब हम एंडोकार्डियम ड्रॉ करते हैं तो हम 4 चैम्बर्स बनाते हैं, 2 एट्रियास, 2 वेंट्रिकल. लेकिन जब हम कंडक्शन सिस्टम ड्रॉ करते हैं सो व्हाट इज द प्रोसीजर? हम सिर्फ 2 ही चैम्बर्स बनाते हैं. ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है जिसमें ऊपर वाले दोनों एट्रियास के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं है और नीचे वाले वेंट्रिकल्स के दरमियान भी कोई बाउंड्री नहीं है, बट ओनली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट विच सिस्टम? कंडक्शन सिस्टम. यही जब आप एंडोकार्डियम में चले जाएंगे तो वहां पे तो आपको करना पड़ेगा, वहां पे बताना पड़ेगा नहीं सर, एट्रियास आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम, एंड वेंट्रिकल्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. बट फॉर दिस कंडक्शन सिस्टम जो कि बेसिकली मायोकार्डियम के अंदर है, इनके कार्डियक मसल्स के साथ चल रहा है, उसके अंदर both atrias are directly connected to each other and ventricles are also, there is no boundary between these two. अब अगर डॉट्स में मैं इनको ड्रॉ करूं, इधर देखना आपने, डॉट्स में लोकेशन देखनी आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट है. SA नोड, AV नोड, इन्हीं दोनों की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो कॉमन ही.
एसए नोड लोकेटेड राइट एट्रियम। अगेन बेटे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको फेस कर रहा हूं तो ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। एसए नोड लोकेटेड टुवर्ड्स द राइट अपर लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट अपर लेटरल बॉर्डर ऑफ द राइट एट्रियम। AV node is also located on the right atrium, इसको आप बताते ऐसे हो या लिखते ऐसे हो, on the posterior side, on the posterior side of tricuspid valve। AV node का बता रहा हूं, इधर देखो मेरी तरफ देखो, ट्राइकस्पिड की लोकेशन किधर है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान। तो ये ट्राइकस्पिड ऐसे पड़ा हुआ है, ऊपर राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, इसके पोस्टीरियर थोड़ा यहाँ के, थोड़ी बैकवर्ड साइड पे यहाँ पे पड़ा होता है, पड़ा राइट एट्रियम में ही, बट ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल, तो यहाँ पे लोकेटेड। हाँ, ये जरूर है कि ये एसए नोड की तरह लेटरल साइड पे नहीं है, ये टुवर्ड्स रिलेटिवली कहाँ पे है? मीडियल साइड पे। पोस्ट्रोमीडियल बोल सकते हैं? आप बताओ, पोस्ट्रोमीडियल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑन द पोस्ट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम, रिलेटिवली सेंटर की तरफ। सेप्टम तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए सेप्टम की तो बात हम कर ही नहीं सकते। कि आप मुझसे ये बोलो, अच्छा सर क्या हम कह सकते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम के साथ पड़ा हुआ है? इसके कनेक्शन में सेप्टम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसलिए आप सेप्टम नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते सर सेप्टम के पास है, नहीं सेप्टम के पास नहीं बोलना, बस आपने ये बोलना है कि पोस्ट्रोमीडियल साइड ऑफ द राइट एट्रियम, उस तरफ ये पड़ा हुआ है। लोकेशन में पहली बात ये इंपॉर्टेंट हो गई। अगली बात एक और से आपने देखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट से बताने लगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन, गौर से सुनना, एमसीक्यूज है इसमें। क्या बताने लगा हूं आपको? स्पीड ऑफ कंडक्शन। चलो जी यहां पे लिख लेता हूं, स्पीड ऑफ कंडक्शन, कितनी तेजी से ये काम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। जो स्पीड ऑफ कंडक्शन एट्रियाज में है ना, यहां से लेके एवी नोड यहां तक, जितना हमने एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड किया, इधर देखना पॉइंट पे फोकस करना है। ये रिलेटिवली, मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूं समझाने के लिए, दिस इज रिलेटिवली स्लो एंड द स्पीड ऑफ कंडक्शन इन द वेंट्रिकल्स इज रिलेटिवली फास्टर, ये फास्टर है। हाँ जी, क्या स्पीड ऑफ कंडक्शन का फर्क है? किसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो है? एट्रिया में। और किसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्टर है? वेंट्रिकल्स में। तो मैं यहीं पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। मुझे एक बात बताओ, एट्रिया से वेंट्रिकल में वो कौन है जो इस कंडक्शन को लेके जा रहा है इस पाथवे में? एट्रिया से वेंट्रिकल में कौन है जो लेके जा रहा है? इंटरनोडल। बेसिकली ये सारा पाथवे जो एट्रिया का कवर करता है वो कौन करता है? इंटरनोडल। ये तो गेट है ना एक, ये तो सिर्फ एक गेट है, एंट्री पॉइंट, कि इसमें एंटर होने के बाद वेंट्रिकल में चले जाएंगे। ऐसे जो डिस्टेंस कवर करना है स्पीड ने, वो किसने कवर करना है? इंटरनोडल। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से लेंथ वाइज सबसे लंबा कौन है? इंटरनोडल पाथवे। तो ऑटोमेटिकली ये जो स्लो स्पीड है ये किसकी प्रॉपर्टी हुई फिर? इंटरनोडल फाइबर्स। अब ये इंटरनोडल फाइबर अल्लाह ताला ने बनाए ही ऐसे हैं कि इनमें स्पीड ऑफ कंडक्शन ज्यादा हो ही नहीं सकती, ये स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो ही रहने वाली है। It is normally relatively 0.03 मीटर पर सेकेंड, और किसी बुक्स में 0.04 भी लिखा हुआ, बस इससे ज्यादा नहीं। ये बहुत स्लो स्पीड है, 0.03 मीटर पर सेकेंड इज वेरी स्लो स्पीड। अभी मैं आपको बताता हूँ वेंट्रिकल में कितनी होती है, फिर आपको अंदाजा होगा कि यार हाँ ये तो फास्ट है भाई, ये तो स्पीड अच्छी है। अब वेंट्रिकल में स्पीड ऑफ कंडक्शन, अच्छा वेंट्रिकल्स में ये रास्ता मोस्टली क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि वेंट्रिकल में इस पाथवे में से जो कौन है जो ज्यादा नंबर में भी ज्यादा है, अगर उनको मिलाओ तो लेंथ में भी ज्यादा है, वो कौन बनते हैं? परकिंजे फाइबर। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बंडल ऑफ वेव इतना सा होता है, राइट और लेफ्ट बंडल का एक ही है, बहुत थोड़े हैं। असल तो पूरे वेंट्रिकल में वेव किसने फैलानी है? परकिंजे फाइबर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वेंट्रिकल में स्पीड फास्टर है तो किसकी स्पीड की बात करनी है? परकिंजे की। परकिंजे की स्पीड कितनी होती है? 1.524 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता लगेगा कितना फर्क है स्पीड का। कितनी स्पीड है जी परकिंजे में? 1.524 मीटर पर सेकेंड। और उसमें कितनी थी एट्रियम इंटरनोडल पाथवे में? मतलब कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअली आपस में, ये तो कई टाइम्स फास्टर है एज कंपेयर टू। अब आपको एक एमसीक्यू करवाता हूं। द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन along the conduction fibers is of with Purkinje fibers.
मुझे कोई लॉजिक बताएगा क्यों? अल्लाह की मर्जी थी ना, अल्लाह चाहते तो इसको 1 मीटर पर सेकंड कर देते, या 2 मीटर या 3 कर देते, इसको 0.03 कर देते। इसमें लॉजिक क्या है? वेरी गुड। वेंट्रिकल का मास बहुत ज्यादा है, अगर इस स्पीड से वेंट्रिकल में जाता तो वेंट्रिकल बहुत ज्यादा टाइम लेते डीपोलराइज होने के लिए। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब कभी एट्रिया और वेंट्रिकल की कोई चीज फर्क होगी ना, इट विल ऑलवेज कोरिलेट टू देयर साइज। एट्रिया कितना टाइम लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने में, वेंट्रिकल कितना लेते हैं, डिफरेंस मिलेगा। एट्रिया कितने टाइम लेते हैं रिलैक्स होने में, वेंट्रिकल कितने लेते हैं, डिफरेंस मिलेगा। एट्रिया में स्पीड ऑफ कंडक्शन, वेंट्रिकल में स्पीड ऑफ कंडक्शन, देयर इज अ डिफरेंस एंड इट ऑलवेज एट्रीब्यूट्स टू जस्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ देम एंड दैट इज देयर साइज। वेंट्रिकल साइज में बहुत बड़े हैं। अब इतने बड़े वेंट्रिकल्स में बात उतनी ही देर में पहुंचानी है जितनी उसमें गई है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, नंबर भी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप मुझसे पूछो सर ये नंबर ऑफ फाइबर यहां पे ज्यादा है कंडक्शन की कि वेंट्रिकल में, ऑफ कोर्स वेंट्रिकल में ज्यादा है, लेकिन स्टिल वो नंबर ज्यादा होने के बावजूद स्पीड ऑफ कंडक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए। इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना। क्लियर हो गया यहां तक? अब मैं बारी बारी प्रॉपर्टीज बताता जा रहा हूं कंडक्शन पाथवे की। पहली प्रॉपर्टी हमने सिर्फ पाथवे डिस्कस की। दूसरी चीज मैंने आपको पाथवे की एबिलिटी क्या बताई कि इनमें एट्रिया कनेक्टेड है, वेंट्रिकल कनेक्टेड है। तीसरी बात हमने अभी तक क्या की है, स्पीड ऑफ कंडक्शन। अब मैं चौथी बात की तरफ आ रहा हूं, गौर से देखना। इस सब पाथवे में से वो कौन है जो ये वाली प्रॉपर्टी रखता है? वेरी गुड, ये आपको ऑलरेडी पता है। आपने एसए नोड बोला, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ओके, सो मैं इसको चलो पीएम लिख दें, पीएम समझने के लिए। सो अब मैं देखता हूं कि पेस मेकिंग एबिलिटी किसके पास है। इधर देखना है आपने। जी, किन तीन के साथ पीएम लिखा है मैंने? पढ़ो। साइनोएट्रियल नोड, उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकल नोड, उसके बाद फाइबर्स। यस, ऑल दीज थ्री हैव द एबिलिटी टू बिकम व्हाट? पेसमेकर ऑफ द हार्ट। मैं क्लियर करता हूं, चीजें क्लियर करूंगा सारी। इन तीनों के पास एबिलिटी है, लेकिन ये काम करता सिर्फ कौन है नॉर्मल हार्ट के अंदर? एसए नोड। और उसकी एक ही रीजन है सिर्फ। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करो सर ये भी तो कर सकता है, परकिंजे भी तो कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं करते इन नॉर्मल हार्ट, ये ही क्यों रखता है? उसकी रीजन एक ही है। अब मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ पेस मेकिंग। क्या है जी? स्पीड ऑफ पेस मेकिंग। ये वाली स्पीड नहीं है, ये स्पीड ऑफ कंडक्शन नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना। ये मैं पेस मेकिंग की स्पीड की बात करूं, अभी आपको समझ आएगी। मैं वैल्यूज लिखता हूं, देखना गौर से। एसए नोड कितनी स्पीड से ये काम कर सकता है, जो आप नॉर्मली आपको पता भी है, 72 बीट्स पर मिनट। ये जो आप बोलते हो ना 72 बीट्स, इट इज बेसिकली, बीट है क्या? इट इज बेसिकली द पेस मेकिंग एबिलिटी ऑफ द एसए नोड। अच्छा, इसको रेंज में लिखो। ये मिनिमम कितने पे आ सकता है, मैक्सिमम कितने पे जा सकता है? नॉर्मल रेंज के अंदर 60 to 100। एसए नोड अपनी पेस कम करता करता 60 तक भी आ सकता है, और बढ़ाता बढ़ाता कहां तक जा सकता है? 100 तक भी, विद इन नॉर्मल लिमिट्स। अगर 60 से नीचे है एबनॉर्मल है, 100 से ऊपर है एबनॉर्मल है। क्लियर रखो इस चीज को। अब इधर देखना, मैं एवी नोड के साथ लिख रहा हूं स्पीड। एवी नोड की स्पीड कितनी है? एवी नोड की स्पीड है 40 बीट्स पर मिनट। कितनी है जी पेस मेकिंग स्पीड इसकी? 40 बीट्स। रेंज में लिख लेते हैं 40 to 60 बीट्स पर मिनट, या 59 टू बी प्रिसाइज, अगर आपने बिल्कुल परफेक्टली याद रखना। क्योंकि 60 अगर हो गई वो तो ऐसे ही बन गई ना, तो 59 कर लो इसके, ताकि ज्यादा अच्छा याद रहे जी। तो एवी नोड जो अपना ये काम कभी करेगा अगर, तो कितने पे करेगा? 40 बीट्स पर मिनट। और रेंज कितनी है? मतलब इसका मतलब है किसी का हार्ट रेट कंटिन्यूअस, सुबह शाम दिन रात उसका हार्ट रेट कैलकुलेट किया गया, वो 55 आ रहा है, वो 50 आ रहा है, 45 आ रहा है, इसी रेंज के अंदर है। तो एक बात हम कंफर्म कह सकते हैं कि यार इसका एसए नोड का मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इसमें, हर वक्त
ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ द डे, माइट बी ड्यूरिंग स्लीप, हो सकता है हमारा 60 से नीचे फॉल कर जाए टेम्परेरीली, हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट द डे ऐसे नहीं होने वाला है। परकिंजे फाइबर, इनकी कंडक्शन स्पीड 15 बीट्स पर मिनट, 15, और रेंज के अंदर 15 to 40 बीट्स पर मिनट। क्या ख्याल है परकिंजे के बारे में, वैल्यूज पढ़ के क्या ख्याल है कि ये पेस मेकिंग का काम कर तो सकता है, लेकिन जस्ट लुक एट द रेट, मतलब जब ये पूरा जोर परकिंजे लगा रहा होगा अपनी पेस मेकिंग का, तो ये मैक्सिमम भी 39 तक हार्ट रेट लेके जा सकता है बस, और मिनिमम कहां तक आ सकता है 15 बीट्स। एक रफ कैलकुलेशन मैथ्स की मुझे बताओ, ओरिजिनल कितना था, परकिंजे कितने पे ले आया 15 पे, तो अगर रेशियो वाइज बताओ तो कितने टाइम डिक्रीज हो गया 5 टाइम्स, 15 5 75। सो ये परकिंजे चला तो रहा है हार्ट को, लेकिन उसकी एबिलिटी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स नीचे लेकर आ गया। परकिंजे में एक एमसीक्यू गलत कर देते हो आप लोग, जब स्पीड ऑफ कंडक्शन की बात हो तो वो हाईएस्ट किसकी है, परकिंजे की, लेकिन जब पेस मेकिंग एबिलिटी की बात हो तो वो लोएस्ट किसकी है, परकिंजे की। ये दो डिफरेंट बात है। स्पीड का मतलब क्या होता है, कंडक्शन की स्पीड का, इसका क्या मतलब है कि जब वेव मिली तो आगे कितनी जल्दी लेके जाएंगे, ये है स्पीड ऑफ कंडक्शन। लेकिन पेस मेकिंग का मतलब है कि खुद कितना काम करना है, खुद पेस जनरेट करनी है, खुद कुछ ऐसा काम करना है कि तुम्हारे अंदर से ये वेव निकले। परकिंजे के लिए बात करो तो वो काम इसकी ज्यादा नहीं कर सकता। उसकी रीजन भी बताता हूं, अभी ये रीजन भी आपको बताता हूं, इसको हम एलेबोरेट करेंगे। आज के लेक्चर का यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये डिफरेंस क्यों है, इसमें ऐसी क्या चीज है कि यही पेस मेकर है। आप मुझसे कहो सर इंटरनोटल पाथ पे पेस मेकर क्यों नहीं है, बंडल ऑफ हिज पेस मेकर क्यों नहीं है, राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच क्यों नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाई नेचर हैज प्रोवाइडेड 3 पेसमेकर, व्हाई नॉट 1 ओनली? बहुत ही डेंजरस हो जाता है यार अगर खाली एसए नोड पेसमेकर होता और नीचे ऑल्टरनेटिव ना होता। Might be nature is giving us a clue, there must be a plan B and C also in some critical position। ये critical है ना, ये अफोर्डिंग नहीं है, ये 5 सेकंड भी अफोर्डिंग नहीं है कि ऐसे नोड 5 सेकंड काम नहीं कर रहा, चलेगा नहीं चलेगा, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा there is something wrong उसी वक्त। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए शायद नेचर बता रही है कि जितने क्रिटिकल टास्क होते हैं उसमें प्लान ए के बाद प्लान बी और सी भी साथ होना चाहिए, कि गॉड फॉरबिड अगर प्लान ए फेल हो जाए तो डू यू हैव ऑल्टरनेटिव्स, क्या आपका कुछ ऐसा है जो नीचे कर सकता है, तो बिल्कुल होने चाहिए। अब अगली बात बहुत से सुननी है, एसए नोड, एवी नोड और इनके पास ऐसा क्या है, एक चैनल्स हैं, एक पर्टिकुलर चैनल्स हैं, मैं लिख रहा हूं, जो पेस मेकिंग एबिलिटी देते हैं। उनका नाम मैं पहले ना लेमन लैंग्वेज में नाम लिखता हूं, आपको मजे का लगेगा सुनकर। इनका नाम है फनी चैनल्स। क्या नाम है जी इनका, फनी चैनल। ये याद है, ये नहीं भूलो। अब मैं बताता हूं एग्जैक्टली फनी चैनल्स हैं कौन से। दीज आर स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स, ये इनका एग्जैक्ट नाम है। क्या नाम है एग्जैक्ट इनका, स्लो सोडियम एंड कैल्शियम चैनल। चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, आपने न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल तो पढ़ रखा है ना, मैं नहीं पढ़ाया था, ना करना। हाँ, कौन कौन से चैनल पढ़ रखे हैं, सोडियम या फास्ट सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल। जब मैंने वेंट्रिकुलर मसल का एक्शन पोटेंशियल पढ़ाया था तो तब कौन से चैनल करवाए थे, एक ऐड किए थे इसमें, कैल्शियम चैनल। यहां पे एक और ही नई टाइप ऐड हो गई है जो बेसिकली एक ही नाम में 2 आइंस आ रहे हैं, जिसमें क्या नाम रखा है, स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल। इसका मतलब है जब ये चैनल ओपन है तो इसमें से सोडियम भी पास करेगा और कौन करेगा, कैल्शियम भी पास करेगा। हालांकि जो दूसरे थे, जो फास्ट सोडियम थे, उनमें से कैल्शियम पास कर सकता था, इस तरह जो सिर्फ कैल्शियम थे उसमें से सोडियम पास नहीं कर सकता था। लेकिन ये एक ऐसे चैनल हैं कि जिनमें से दोनों पास कर सकते हैं। अब मैं इसकी तीसरी बात लिखता हूं, जिनकी सबसे फंक्शनल इंटरेस्टिंग बात है।
these are the slow sodium calcium channel are leaky in nature. लीकी चैनल में से हाँ उसमें से नहीं कर सकते, सोडियम और कैल्शियम में से कैल्शियम करेगा। वो एक्चुअली ना बुक लिखते हुए ना ये कर देती है, वो लिखती है फास्ट सोडियम कैल्शियम चैनल्स। वो पढ़ने वाले को ऐसे लगता है वो एक ही चैनल की बात हो रही है, वो एक चैनल की बात नहीं हो रही, वो डिफरेंट चैनल की बात कर रहे हैं। अभी खैर हम इस पे फोकस रखते हैं। अब मुझे बताओ कि 3 बातें आपने पेस मेकिंग से रिलेटेड चैनल्स की क्या याद रखनी है। एक तो नाम फनी चैनल्स है, एक्चुअल में वो क्या है, स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल, और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो लीकी है नेचर में। सो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्या ये पेस मेकिंग चैनल कभी क्लोज होंगे? नो। क्लियर कर लो ज़हन में, लीकी का ना इतना क्लियर रखा करो, ये ना ज़हन में लेकर आना अच्छा शायद कभी क्लोज हो जाते हो, नहीं। ये लीकीनेस परमानेंट है, 24 आवर्स है, 365 डेज है, ये रहे, ये कभी क्लोज नहीं होने वाली, ये ऐसे ही लीकी ही रहेगी। तो मुझे अगली बात बताओ, अगर ये लीकी रहेगी तो सोडियम कैल्शियम कहां पे ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर? रेस्टिंग में, एक्स्ट्रा में। तो इसका मतलब है मूव करके कहां आते रहेंगे, इनसाइड आते रहेंगे। ये काम रुकना ही नहीं है, ये काम स्टॉप होना ही नहीं है। इधर देखना बेटी, इधर देखो, ग्राफ बुक में बना हुआ है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको समझ लो, इसको देख लो, समझ लो कि आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसमें क्या टेक्निकल बातें हैं, इसका ध्यान रखना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात है, तो आपको पता है कि वाई एक्सिस के साथ क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, टाइम। तो हमेशा जब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपने पहली बात याद रखनी है, सबसे बेसिक फर्क, वेंट्रिकुलर मसल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, मैं लिख देता हूं, -90 मिलीवोल्ट्स, जब वेंट्रिकल मसल का बनाया था। वेंट्रिकल मसल के वैसे रफली में दोबारा बना देता हूं ताकि हमें जरा एक क्विक रिवीजन हो जाए। मैं डॉटेड में बनाऊं, कुछ याद आया? हमने फेज किए थे, फेज 0, 1, 2, 3, 4, ये कुछ फेजेस के नाम भी हमने किए। इसमें एक हैरानकुन बात वेंट्रिकुलर मसल में क्या थी, प्लेटो था, वो जो कैल्शियम और पोटेशियम बैलेंस है, वो वाली बात। अब मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं। अब मुझे आपने एक बात बतानी है, अगर ये लीकी चैनल हर वक्त ओपन है तो ये जो रेस्टिंग की लाइन होती है बिल्कुल सीधी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वो पार्ट है, इस वक्त कोई चैनल ओपन नहीं, इस वक्त कोई कंडक्शन नहीं हो रही है, तो ये रेस्टिंग में लाइन क्या आती है, सीधी, -90 पे रहने वाली। तो पहले तो जब इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, जो पहली चेंज आने वाली है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पेस मेकर, मतलब मैं किन 3 की बात कर रहा हूं, SA नोड, AB नोड, परकिंजे, तीनों की बात हो रही है, भूलना नहीं, तीनों की बात हो रही है। तो पेस मेकर का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, दैट बिगिंस फ्रॉम -55 मिलीवोल्ट्स, पहली तो चेंज किया, -55 टू -60, कुछ बुक्स में -60 लिखा है, कुछ में -55 लिखा है। तो क्या बोलूं, इसके नीचे क्या लिखूं, ये क्या है, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द पेस मेकर। द फर्स्ट बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर मसल एंड अ पेस मेकिंग सेल। तो कितना डिफरेंस आ गया जी, काफी ज्यादा, -90 से -60, -30 का डिफरेंस आ गया। मतलब इसका रेस्टिंग शुरू ही यहां से होता है। आपको मैंने एक रूल बताया था, अगर रेस्टिंग पता हो तो थ्रेशोल्ड का कैसे पता करते हैं, हम इसमें -20 को ऐड कर देते हैं, मतलब अगर -90 है तो -70 इसका रेस्टिंग, सॉरी इसका थ्रेशोल्ड, तो -55 का थ्रेशोल्ड कितना बनेगा, यस, -35 टू -40, बुक -40 लिखती है तो हम भी -40 कर लेते हैं, हम इसको भी -60 कर लेते हैं, चलो आसान कर लेते हैं। ये -55 भी ठीक है, बाय द वे परेशान नहीं होना, और ये -35 भी ठीक है, वो जो बुक की वैल्यू लिखी हुई है मैं वही लिख रहा हूं, सिर्फ ताकि आप कंफ्यूज ना पढ़ते हुए एकदम परेशान ना हो जाए। So let's take the resting membrane potential of a pacemaking cell from -55 to -60, and let's take the threshold of a pacemaking cell from -40 to -35. Clear? Threshold का मतलब क्या होता है? ये एक दफा जब यहां तक बात स्लोली हो रही होगी, स्लोली जा रही होगी रेस्टिंग से, लेकिन एक दफा जब थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम स्ट्रेट।
अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं यहां पे। ग्राफ देख के आपने कुछ बातें अप्रिशिएट करनी है, कुछ बतानी है मुझे, क्या समझ आया? जी लाइन ड्रॉ करनी है आपको जरा और इलेबोरेटेड क्लियर करने के लिए। आपको लग रहा हो ये टेढ़ी हो रही है, जाहिर है आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, टेढ़ी बन सकती है, कॉन्सेप्ट नहीं खराब होना चाहिए। जी व्हाट इज द बिगेस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट विच इज क्लियरली विजिबल इन दिस ग्राफ, जो कि पिछले सारे जितने आपने एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ्स बनाए हैं उनसे बहुत बड़ा डिफरेंस है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमेशा रेस्टिंग की लाइन हमने क्या बनाई है? स्ट्रेट। इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखो, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन क्या आता है, यहां से शुरू होता है, ये है ना -60, तो -60 पे आया, लेकिन लाइन होनी क्या चाहिए थी टेक्निकली? ऐसे जानी चाहिए थी, फिर ग्रेजुअली होके ऊपर आता, लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही -60 को टच करता है यहीं से ग्रेजुअली ऊपर जाना शुरू हो गया, और जैसे ही -40 को थ्रेशोल्ड आता है एकदम, वो तो हमें पता ही है कि ये एक्चुअली कौन सी वेव है, डीपोलराइजेशन वेव, ये कौन सी वेव है, रीपोलराइजेशन, ये तो हमें पता ही है। जो टेक्निकल पॉइंट है ना यहाँ पे, वो ये वाला पार्ट है, रेस्टिंग वाला, और इसकी आपने मुझे लॉजिक बतानी है, रेस्टिंग में स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? वी हैव ऑलरेडी रिटन इट। तो इसका मतलब ये, मेरी तरफ देखना गौर से आपने, अगर आपने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है तो आप बात कैसे शुरू करेंगे? आप बात ये शुरू करेंगे कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो -60 पे लीकी चैनल खुले हुए हैं, लीकी चैनल ओपन होने से सोडियम और कैल्शियम अंदर आ रहा है सेल के, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, लेस नेगेटिव हो रहा है, तो ये -40। यहां पे जो चैनल ओपन होते हैं, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे चैनल कौन से काम कर रहे हैं? लीकी या फनी सोडियम कैल्शियम। यहां पे कौन से चैनल आ जाते हैं? फास्ट कैल्शियम चैनल, सोडियम नहीं है। कौन सा चैनल आ जाता है? फास्ट कैल्शियम चैनल्स। तो कैल्शियम भी तो सोडियम की तरह ही है ना, बाहर ज्यादा है अंदर कम है, जब ओपन हो जाएगा तो एकदम बाहर से सारा कैल्शियम कहां आ जाएगा? सेल के अंदर, और एकदम वो जो ग्राफ ग्रेजुअली जा रहा था वो पीक पे चला जाएगा। पीक एक्शन पोटेंशियल पे यहां पे कौन सा चैनल ओपन हो गया जो पहले होता है? क्या नाम है उसका? पोटेशियम चैनल। रीपोलराइजेशन का तो जब भी नाम सुनो ना, चैनल एक ही क्लिक करना चाहिए, वो कौन सा है? पोटेशियम चैनल। हाँ, डीपोलराइजेशन में आपको देखना पड़ेगा किस सेल की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपोलराइजेशन का आंसर एमसीक्यू का आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा न्यूरॉन की बात है, वेंट्रिकुलर मसल की बात है, या एसए नोड की बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसमें अगर एसए नोड है तो यहाँ पे कौन सा चैनल है? फास्ट कैल्शियम। हाँ, रीपोलराइजेशन के लिए कौन सा चैनल है? पोटेशियम चैनल। अब पोटेशियम चैनल देखो कर क्या रहा है, गौर से देखना है। पोटेशियम लेकर आ रहा है, कहां तक लेकर आ रहे हैं? रेस्टिंग तक। पहला क्वेश्चन, इज देयर एनी हाइपरपोलराइजेशन इन कार्डियक मसल सेल? एसए नोड में नहीं है, नहीं है, नहीं। पेस मेकर सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन नहीं होती, और कुछ बच्चे एक टेक्निकल मिस्टेक करते हैं, मैं आपको अभी बोर्ड पे क्लियर कर देता हूं जो मिस्टेक वो ना, एक जगह मैंने पढ़ा लिखा हुआ, पहले की बात काफी बता रहा हूं, उसमें लिखा हुआ था टीचर्स वर्ड इज बेटर देन 1000 बुक्स। उस वक्त ये बात मुझे समझ नहीं आई, मैं स्टूडेंट था तब खुद। मैंने कहा ठीक है, लेकिन टीचर भी एक ह्यूमन है, उससे मिस्टेक हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं खुद टीचिंग में आया कि एक्चुअली जो वर्ड लिखा है टीचर्स वर्ड बेटर देन 1000 बुक, वो टीचर के पास एक ऐसी चीज होती है जो बुक्स के पास नहीं होती, वो एक्सपीरियंस। टीचर एक बुक नहीं मल्टीपल बुक्स पढ़ता है टॉपिक को क्लियर करने के लिए, और फिर ओवर द ईयर उसके पास एक्सपीरियंस आता है इस चीज का, स्टूडेंट का फीडबैक लेके उसे पता लगता है बुक में तो ये लिखा है, स्टूडेंट अपने पेपर में ये लिख रहे हैं, ये गैप आ क्यों रहा है? तो वहां पे स्टूडेंट का फीडबैक इंप्रूव करता है, तो वो जो ओवर द ईयर एक्सपीरियंस है ना, उससे चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती है। इसलिए वो टीचर को क्लास में ये बात बुक नहीं बता सकती, ये एक्सपीरियंस बुक नहीं दे सकती।
जरूर बुक पढ़नी है, लेकिन टीचर का वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूं। मैं आपको ये बात मेरे ज़हन में इसलिए आई कि आपको मैं वो बताने लगा जो बुक में नहीं लिखा कि स्टूडेंट मिस्टेक कहां पे करते हैं। इसको बताते हुए हाइपरपोलराइजेशन स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो अभी तक गौर से देखने में मिस्टेक बता रहा हूं, आप लोगों में से कुछ ना करें, अल्लाह करे कोई भी ना करे। जब पोटेशियम ऐसे रिपोलराइजेशन करवा रहा है, बोर्ड पे देखना है, पोटेशियम रिपोलराइजेशन करवा रहा है, आप लोग ना इसको यहां से लेके इसको हाइपरपोलराइजेशन बोलना शुरू कर देते हो। क्या गलती लगी? ये रेस्टिंग थोड़ी था, ये तो क्या था, थ्रेशोल्ड था। वो ग्राफ में ऐसे ही बनाते हैं ना, पहले हाइपरपोलराइजेशन कैसे बनाते हैं कि हम जब रेस्टिंग से नीचे आते हैं तो वो हाइपरपोलराइजेशन होता है। नहीं भाई नहीं, ये रेस्टिंग तो ये आ रहा है नीचे, ये रेस्टिंग है, तो इसीलिए हाँ इससे नीचे जाता तो हम इस बात को लॉजिकली डिस्कस कर लेते, हाइपरपोलराइजेशन था तो ये बात। अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेस मेकर से हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या है? हाइपरपोलराइजेशन का लेमैन में बोलो तो इसका मतलब है अभी अगला एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, अभी जरा वो जो चीज जिसमें हाइपरपोलराइजेशन है वो एक्स्ट्रा रेस्ट कर रहा है। रेस्टिंग से भी ज्यादा नेगेटिव हो गया ना, तो मैं बोल सकता हूं एक्स्ट्रा रेस्ट, उसने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया रेस्ट करने का। पेस मेकर सेल एक्स्ट्रा रेस्ट का टाइम, वो तो नॉर्मल भी नहीं रेस्ट कर रहा, एक्स्ट्रा रेस्ट कहां से आएगा? उसको तो जब नॉर्मल भी लाइन सीधी होनी चाहिए थी, उसमें भी उसकी लाइन क्या बन रही है, इंक्लाइंड बन रही है ऊपर की तरफ। तो इसलिए बात आपने याद रखनी है, पेस मेकिंग सेल कैन नेवर एवर टेक दिस एक्स्ट्रा लिबर्टी ऑफ टेकिंग एक्स्ट्रा रेस्ट। नॉर्मल रेस्ट भी नहीं करा तो एक्स्ट्रा रेस्ट तो करेगा ही। तो इसलिए इसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हाइपरपोलराइजेशन में जाए, जो कि हमें ग्राफ से भी क्लियर होगा। ये बात आपको समझ आई? अब मुझे बताओ कि अगर ऑप्शन आ जाए एमसीक्यू में लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग लैक द फनी चैनल, कौन सा ऑप्शन सोच रहे होगे? एसए नोड, एवी नोड और परकिंजे के अलावा कोई भी? समझ रहे हो ना? मेरे क्वेश्चन सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक द फनी चैनल। तो फनी चैनल है किसमें? जो पेसमेकर है, और पेसमेकर कौन कौन है? एसए नोड, एवी नोड अब और परकिंजे फाइबर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझसे करना था, मैं काउंटर क्वेश्चन करके उसका आंसर कर देता हूं। सर ये पेस मेकिंग ये तीन ही क्यों है? बोलो। बिकॉज नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद दीज लीकी चैनल्स। इनको दिए हुए हैं तो ये हैं ऐसे। और वो आप मुझे जो भी मैंने अभी डॉटेड पोर्शन में वेंट्रिकुलर मसल का ग्राफ बनाया था वो वैसा क्यों था? क्योंकि उसको नेचर ने जो चैनल्स दिए हैं वो डिफरेंट टाइप्स के। मैं आपको पहले भी क्लास में कई दफा ये बात बता चुका हूं कि इस पे पीएचडीज पोस्ट डॉक्स हो रही हैं सिर्फ चैनल की टाइप्स पे, चैनल की कंडक्टिविबिलिटी पे, चैनल के होने ना होने पे, कि क्या इसमें कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं। इस पे पोस्ट डॉक स्टडी हो रही है जो कि पीएचडी से भी एक एडवांस स्टडी हो रही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट होता है, कहने को बिल्कुल माइन्यूट है लेकिन नॉलेज वाइज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपसे क्वेश्चन करूं, मुझे नहीं पता आप इसका आंसर कर पाओगे कि नहीं। करूं क्वेश्चन? जब डीपोलराइजेशन होती है तो क्या लीकी चैनल क्लोज हो गए होते हैं? जब रीपोलराइजेशन होती है क्या लीकी चैनल क्लोज हो गए होते हैं? तो इसमें लीकी चैनल का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? इसमें सिर्फ फास्ट कैल्शियम और इसमें सिर्फ पोटेशियम का इफेक्ट ही क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली वो लीकी जरूर है लेकिन वो इतनी ज्यादा कंडक्शन, इतने ओपन नहीं है जितने ओपन ये हो जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर फास्ट कैल्शियम भी खुले हुए हैं और स्लो सोडियम कैल्शियम भी खुले हुए हैं, ज्यादा कैल्शियम कितने से अंदर आएगा? फास्ट कैल्शियम में से। क्यों? एक तो उनका साइज भी है, नंबर भी बहुत ज्यादा है, और जब खुलते हैं तो खुलते भी इकट्ठे हैं, तो सारे का। और पोटेशियम की भी सेम गेम है। तो आपसे आज के बाद कोई ये क्वेश्चन करे कि यार ये स्लो लीकी सोडियम चैनल आपने बहुत अच्छा बता दिया, जो रेस्टिंग से थ्रेशोल्ड तक लेकर आ रहे हैं, समझ भी आ गई, लेकिन ये डी और री में कहां गए? तो कुछ बच्चे ना वहां कंफ्यूज होकर मिस्टेकनली ये बोल देते हैं नहीं सर वो तब काम नहीं कर रहे होते। नहीं, वो तब भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनको स्लो भी तो किसी वजह से कहते हैं ना। वो स्लोनेस की वजह ही है जिसकी वजह से उनका इफेक्ट, ये मैं आसान वर्ड बोलता हूं, उनका इफेक्ट ना डी और री में मास्क हो जाता है, वो रिडंडेंट हो जाते हैं। इनहिबिटेड तो नहीं बोल सकते, मास्क हो जाते, काम कर रहे हैं लेकिन उनका काम कोई देख ही नहीं रहा। वो काम इतना स्लो है कि उस वक्त उसका फायदा ही कोई नहीं। बात क्लियर हुई आप लोग? एसए नोड, एवी नोड और परकिंजे फाइबर का अगर ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाए तो कर लोगे? या आप बता सकते हो उसमें कि उसमें क्या ऐसी डिफरेंट बात है जिसकी वजह से ये है? बाय द वे
व्हाट इज एसए नोड? पेसमेकर फंक्शन नहीं बताना, स्ट्रक्चरली बताना। व्हाट इज एसए नोड? इट इज अ एट्रियल कार्डियक मसल सेल, कोई अलग चीज नहीं है। ये एक सेल है, गौर से देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक कार्डियक मसल सेल है जो वो राइट एट्रिया के अपर लेटरल बॉर्डर पे है, लेकिन उसमें एक फर्क क्या है बाकी कार्डियक मसल सेल से? अल्लाह ताला ने उसको चैनल और दे दिया। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एवी नोड? बोलो। यस, इट इज अ कार्डियक मसल सेल, एट्रियल कार्डियक मसल सेल, लेकिन बाकी कार्डियक मसल से डिफरेंट कैसे है? एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें चैनल और है। परकिंजे का बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मेरी तरफ देखना है। परकिंजे फाइबर बहुत सारे होते हैं, पहले ये ऊपर होते हैं, ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद पता है ये एंड जब एंड कर रहे होते हैं, गौर से देखो मेरी तरफ, ये परकिंजे ऐसे निकलते हैं, नीचे आए, नीचे को ऐसे बने, ऐसे ऊपर निकले, ऊपर निकल के ये वेंट्रिकल मसल्स के बिल्कुल साथ तक पहुंच जाते हैं। उनके फाइबर जो एक्चुअल वेंट्रिकल मसल है जिसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके बिल्कुल साथ तक पहुंच जाते हैं, ताकि हर वेंट्रिकल मसल को सेपरेट वेव्स पहुंचे, वो जो कंडक्शन शुरू हुई है ना वो सेपरेट हो। अच्छा, अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस। एसए नोड से, वैसे मैं ईसीजी में करवाऊंगा आपको ये चीज, लेकिन यहां पे बताना जरूरी है। इधर देखना गौर से, एसए नोड से इंटरनोडल पाथवेज और उसके बाद एवी नोड, ये गौर से एक बात बताने लगा। जब एसए नोड से निकला तो टाइम में बताने लगा, इंपॉर्टेंट समझ लो, 0.03 सेकेंड। जब इंटरनोडल पाथवे को मिली, यहां से पहुंची बात, सॉरी ये 0.04, उसके बाद इंटरनोडल में 0.03 और एवी नोड ने लिया 0.09 सेकेंड। ये गौर से समझनी है बात, इसमें एक क्वेश्चन है। ये टाइम ले रहे हैं, टाइम कितना टाइम लेते हैं? कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी? 0.8। ये वही 0.8 का पार्ट शुरू यहां से हो रही है। तो 0.04 सेकंड किसने लिया? एसए नोड ने अपनी पेस निकालने के लिए। इंटरनोडल ने कितना टाइम लिया? 0.03 सेकंड पहुंचाने के लिए। एवी नोड ने कितना टाइम लिया? 0. देखने में क्या लग रहा है सबसे ज्यादा टाइम इनमें से कौन ले रहा है? एवी नोड। ये बहुत हैरानकुन बात है। साइज में अगर मैं देखूं ना, एसए और एवी नोड सेम है साइज में, कोई फर्क नहीं। तो मुझे एक टेक्निकल बात बताओ, व्हाई एवी नोड इज टेकिंग सो मच टाइम टू पास द इंपल्स देन द एसए नोड? अब सुनो गौर से, मैं आपको बताता हूं। एवी नोड का एक प्रॉब्लम ये है जो एसए नोड के पास नहीं है। एसए नोड से जब इंपल्स निकल, इधर दे मेरी तरफ, एसए नोड से इंपल्स ऐसे निकलती है, ये ओपन, क्योंकि इंटरनोडल पाथवे पड़े हुए, दोनों एट्रियास को देनी है। एसए नोड ने ये फेंका ऐसे। एवी नोड का प्रॉब्लम क्या? एवी नोड ये नहीं करता। एवी नोड का प्रॉब्लम ये है कि एवी नोड जब इंपल्स देनी है तो वो एक टाइट बंडल ऑफ हिस्स में होती हुई जानी। ये वही वाली बात है कि जब 3 गाड़ियों की रोज हो और वो किसी एक रो में कन्वर्ज हो रही हो, ट्रैफिक ब्लॉक होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली, क्योंकि तीनों गाड़ियां इकट्ठी होकर एक ही उसके ऊपर आ रही हैं, वो एक ही रोड है, अगर इसने ट्रैफिक लेके जानी है तो गाड़ी तो स्लो होगी हो। तो एवी नोड की ना 2 प्रॉपर्टीज हैं, याद रखनी है गौर से, जो ना पीछे किसी में है ना आगे किसी में। पहली प्रॉपर्टी ये एवी नोड की कि इसमें तो आता है एवी नोडल डिले। क्या कहते हैं उसको? एवी नोडल डिले। नॉर्मल में, एबनॉर्मल में नहीं। ये मुझ में आप में भी इस वक्त चल रहा है। दिस डिले इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये डिले ना हो तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यस, जब एवी नोड में डिले आता है इसका मतलब क्या है? वो जो पीछे वाली गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैफिक आ रही है, कंडक्शन आ रही है, वो थोड़ा पॉज लेगी, उसके बाद आगे फैलेगी वेंट्रिकल्स के अंदर। तो ये वही पॉज है जिसके दौरान एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं। एक दफा वेंट्रिकल से इंपल्स आगे, सॉरी एवी नोड से इंपल्स आगे वेंट्रिकल में चली गई तो उसके बाद वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एवी नोडल डिले गिव्स एट्रिया सम टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द सेम टाइम गिव्स वेंट्रिकल सम टाइम टू रिलैक्स। क्योंकि एवी नोड की इंपल्स के बाद ही वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब है जब एवी नोड में इंपल्स है तो वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। ये समझ लो बात। तो एवी नोडल डिले का पहला फायदा क्या है? It gives some time for ventricle to relax, to filling करने के लिए टाइम लगता है। आराम से इजीली यार कर लो, फिल कर लो, फिर ही तुम्हें अगली इंपल्स भेजूंगा ताकि तुम जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर सको। अगली इंपॉर्टेंट, मैं 2 बोली थी, अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एवी नोडल वन वे सर्किट है, वन वे पाथवे, इससे वापस नहीं आता कभी नॉर्मल, वापस नहीं आता कभी।
उसकी रीजन क्या होगा? पाथवे ही है ना, आगे जाने की वजह वेव वापस एट्रियम में चली जाए। सेम रीजन, सारी की सारी वेव्स जो है, एक्चुअली वेव्स, व्हाट इज वेव? फ्लो ऑफ चैनल्स, फ्लो ऑफ ओपनिंग ऑफ चैनल, यही है ना, चैनल ओपन होते जा रहे हैं। तो वो चैनल जब ऑलरेडी ओपन है तो वो सोडियम ने अंदर ही आना है, पोटेशियम ने अंदर से बाहर ही जाना है, तो वो वन वे फ्लो मेक श्योर होता है। और दूसरा, जब इतने सारे चैनल एक साथ ओपन होंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिवर्स हो जाए। या इसको सिंपल मैं बात में बोलूं, जब इतनी सारी गाड़ियां इकट्ठी होकर एक डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनमें से कितनी गाड़ियां वापस आ सकती हैं? रास्ता ही नहीं है वापस आने का, वो इतना ब्लॉक बन गया। तो एवी नोडल डिले का एक और फायदा हो जाता है। फिर अगेन एवी नोड की तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो एवी नोडल डिले जिसकी वजह से एट्री और वेंट्रिकल में टाइम पीरियड का गैप आ जाता है, टाइम मिल जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये वन वे कंडक्शन। अच्छा ये मैं बता दूं, ये नॉर्मल में है, एबनॉर्मल के अंदर ये हो सकता है प्रॉब्लम, रिवर्स हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। इवन यहां तक होता है कि वेंट्रिकल में चली गई, परकिंजे में चली गई, वेंट्रिकल मसल में चली गई, उसके बाद वापस आ गई, जब एक्चुअली नहीं आनी थी, पीछे से न्यू वन आनी थी, उसकी जगह कोई नीचे वाली वापस आ गई, ये भी हो जाता है। लेकिन वो सब एबनॉर्मल केसेस। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया? कंडक्शन सिस्टम किया। कंडक्शन सिस्टम में हमने पेस मेकिंग एबिलिटी देखी। कंडक्शन सिस्टम में हमने डिफरेंस देखा स्पीड ऑफ कंडक्शन का। फिर मैंने पेस मेकिंग में आपको बताया कि पेस मेकर के पास ऐसा क्या होता है जो बाकियों के पास नहीं होता। पेस मेकर 3 है, तीनों में डिफरेंसेस क्या है, कैसे नोड, एवी नोड, परकिंजे हैं। तो पेस मेकर तीनों के पास स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल है, लेकिन किस चीज का फर्क है? स्पीड का फर्क है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी? एवी नोड। एवी नोड काम नहीं कर रहा तो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैसे ही काम कर रहे होंगे जैसे ऐसे नोड कर रहे हैं? नहीं, स्पीड नहीं है। अब इसी बात को समझ लो, अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा, पेशेंट को सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, डेथ नहीं होगी। अगर आप उससे ये पूछो ना लेमन लैंग्वेज में, सर ये क्यों है, पेस मेकिंग क्यों दी हुई है, चले वो काम कर भी रहा, अब इतना अच्छा कर भी नहीं सकता, तो क्या फायदा है? टाइम मिल जाता है, डेथ नहीं होगी, सिम्टम्स जरूर आएंगे। एवी नोड काम नहीं कर रहा, 15, 30, 40 बीट्स पर मिनट आप बैठ नहीं सकते, ऐसे डेथ नहीं होगी, लेकिन आप कहोगे सिंकिंग ऑफ हार्ट की कंप्लेंट आ रही है, दिल डूब रहा है जैसे, वैसे आ रही है बिल्कुल फीलिंग, जैसे जब कोई बता देता है कि यार रिजल्ट लग गया, तुम फेल हो, तो वो जो उस दौरान जो कैफियत रहती है वो वाली कैफियत, बिल्कुल वैसी ही कैफियत आती है, इस बेचारे को हर वक्त आ रही होती है।